हेलो सेकंड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में उत्पत्ति के नियम का जो पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें मैंने बताया था दीर्घकाल और अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है और उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में विस्तार से व्याख्या की थी। उत्पादन की अवस्थाओं की चर्चा की थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, तालिका के माध्यम से और चित्र के माध्यम से। इसमें हम जो डायग्राम था उसका प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे। प्रथम अवस्था, इसमें कुल उत्पत्ति बढ़ती है। इसका अर्थ है कि भूमि का स्थिर मात्रा पर उपज बढ़ जाती है। यह भूमि की बढ़ती हुई कार्यकुशलता का सूचक है। जबकि दूसरे डायग्राम में श्रम की औसत उत्पत्ति भी बढ़ जाती है। यह श्रम की कार्यकुशलता भी बढ़ती है। इस प्रकार अवस्था प्रथम में दोनों साधनों की, भूमि व श्रम की कार्यकुशलता की वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था, इसमें कुल उत्पत्ति का बढ़ना जारी रहता है, अर्थात भूमि की कार्यकुशलता में वृद्धि होती रहती है, लेकिन श्रम की औसत उत्पत्ति घटने लगती है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अवस्था में श्रम की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। तृतीय अवस्था, इसमें कुल उत्पत्ति भी घटने लगती है, जिससे भूमि की कार्यकुशलता भी घटने लगती है। साथ में श्रम की सीमांत उत्पत्ति के ऋणात्मक हो जाने से श्रम की कार्यकुशलता और भी घट जाती है। इस प्रकार इस अवस्था में दोनों साधनों की कार्यकुशलता घट जाती है। उत्पादन की कौन सी अवस्था अधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट। उत्पादन के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में भूमि व श्रम दोनों की कार्यकुशलता बढ़ती है। द्वितीय अवस्था में भूमि की कार्यकुशलता बढ़ती है, श्रम की कार्यकुशलता घटती है, और तृतीय अवस्था में श्रम व भूमि दोनों की कार्यकुशलता घटती है। प्रथम अवस्था में ठहरना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय अवस्था में प्रवेश करके भूमि की बढ़ती हुई कार्यकुशलता का लाभ उठाना चाहिए। एक उत्पादक के लिए उत्पादन की द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके निम्न तर्क हैं। प्रथम अवस्था में स्थिर साधन यानी भूमि परिवर्तनशील साधन यानी श्रम की तुलना में अधिक होता है। फलस्वरूप इससे स्थिर साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है। द्वितीय अवस्था में स्थिर साधन का उपयोग होने के कारण इसका परिवर्तनशील साधन से उचित सहयोग व तालमेल स्थापित हो जाता है। हालांकि इसमें परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति व औसत उत्पत्ति घटती है, लेकिन तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अधिक हो जाती है। इससे इसमें परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। ऐसी दशा में उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना ही लाभकारी होगा, जहाँ किसी भी साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक नहीं होती। यदि भूमि निःशुल्क हो तो एक उत्पादक के लिए अवस्था सेकंड के आरंभ तक ही उत्पादन करेगा। यदि श्रम मुफ्त हो तो तृतीय अवस्था के आरंभ तक उत्पादन करेगा। इस प्रकार अवस्था सेकंड में उत्पादन का कोई भी बिंदु चुन लिया जाएगा जो भूमि व श्रम की सापेक्ष कीमतों पर निर्भर करता है। यदि भूमि सस्ती होती है तो वह अवस्था सेकंड के समीप, यदि श्रम सस्ता होता है तो अवस्था थर्ड के समीप उत्पादन करना पसंद करेगा। इस तालिका में उत्पादन की तीनों अवस्थाओं का सारांश में समरी रूप दी हुई है। उत्पादन की अवस्था स्टेज प्रथम,
डी बिंदु तक अवस्था प्रथम की समाप्ति, जहां पर औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति बराबर होती है और कुल उत्पत्ति औसत उत्पत्ति अधिकतम होती है। श्रम की मात्रा ओबी। कुल उत्पत्ति पहले वर्धमान दर से बढ़ती है और फिर ह्रासमान दर से बढ़ती है। सीमांत उत्पत्ति बढ़कर सर्वोच्च बिंदु प्राप्त करके घटने लगती है। औसत उत्पत्ति बढ़कर जी बिंदु तक सर्वोच्च हो जाती है। द्वितीय अवस्था डी से ई तक, श्रम की बी से सी मात्रा तक। कुल उत्पत्ति ह्रासमान दर से बढ़ती हुई ई बिंदु तक सर्वोच्च हो जाती है। सीमांत उत्पत्ति इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पत्ति शून्य हो जाती है। औसत उत्पत्ति घटती है। अवस्था तृतीय ई से आगे, श्रम की मात्रा सी से आगे। कुल उत्पत्ति घटती है। सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। औसत उत्पत्ति घटना जारी रहता है। ह्रासमान प्रतिफल नियम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, ह्रासमान प्रतिफल से पूर्व वर्धमान प्रतिफल तथा सीमांत प्रतिफल की अवस्थाएं संभव। उत्पत्ति के नियम के रूप में हमें ह्रासमान प्रतिफल नियम की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लागू होने से पूर्व की सीमा तक वर्धमान प्रतिफल व समान प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। जब एक साधन की कुल मात्रा को बढ़ाने से कुल उत्पत्ति अनुपात से अधिक बढ़ता है तो वर्धमान प्रतिफल कहते हैं, जो श्रम की 3 इकाइयों तक होता है, जैसा पिछले उसमें बताया गया है तालिका में। अतः तीनों श्रमिकों का वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। वर्धमान प्रतिफल के नियम का कारण यह है कि स्थिर साधनों का उपयोग प्रारंभ में परिवर्तनीय साधनों की इकाइयों को बढ़ाने से अधिक कार्यकुशल ढंग से होता है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूमि पर कुछ पूंजी और 1 श्रमिक लगाया जाता है, जिससे प्रारंभ में उस भूमि का अपर्याप्त उपयोग ही हो पाता है। बाद में 2 श्रमिक 3 श्रमिक लगाने से भूमि को अधिक कार्यकुशलता ढंग से प्रयोग होता है। वर्धमान प्रतिफल की अवस्था के लिए निम्न कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला, स्थिर साधन की अविभाज्यता। कुछ स्थिर साधन प्रारंभ में बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं, चाहे उत्पादन कुछ सीमा तक थोड़ी मात्रा में ही क्यों न करना पड़े। तकनीकी कारणों से एक न्यूनतम मात्रा होती है, इसके नीचे इसका विभाजन संभव नहीं होता। इसका अच्छा उपयोग करने से हमें वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा है, श्रम जैसे परिवर्तनशील साधनों के बढ़ने पर श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण आदि के लागू होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है और नवीन मशीनरी का उपयोग करने से वर्धमान प्रतिफल की दशा उत्पन्न होती है। दूसरा है, ह्रासमान प्रतिफल के नियम से भौतिक प्रतिफलों पर विचार। ह्रासमान उत्पत्ति नियम से हमारा संबंध उत्पत्ति की मात्रा से होता है, उसके मूल्यों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। यानी हम केवल यहाँ पर भौतिक प्रतिफलों की बात कर रहे हैं। तीसरा, वर्तमान लागत का सूचक। ह्रासमान प्रतिफल नियम के वर्तमान लागत लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कुल उत्पत्ति की घटती हुई दर से बढ़ने के कारण उसी व्यय से कम उत्पत्ति मिल पाती है, जिससे प्रति इकाई लागत का बढ़ना स्वाभाविक होता है। चौथा, परिवर्तनशील साधन की समरूप इकाइयाँ। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयाँ एक सी कार्यकुशल मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ सभी श्रमिक एक से कार्यकुशल माने जाते हैं, इसमें कार्यकुशलता में अंतर नहीं माना जाता। पांचवा, ह्रासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति एक सीमा के बाद सभी क्रियाओं में प्रकट होती है। उत्पादन की प्रकृति में प्रधानता होती है, वहां पर ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जहाँ श्रम व पूंजी की प्रधानता होती है, वहां पर वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है, इसलिए इन पर ह्रासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति जल्दी ही लागू हो जाती है। भूमि के उपयोग से वर्धमान प्रतिफल काफी सीमा तक प्राप्त हो सकते हैं।
वास्तव में अब इस भेद के लिए कोई विशेष औचित्य नहीं रह गया है। नियम के आधुनिक रूप में हम केवल इस बात पर बल देते हैं कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई मात्रा लगाने से एक सीमा के बाद कुल उत्पत्ति घटती हुई दर से बढ़ेगी। हम एक साधन को स्थिर रखकर अन्य सभी साधन को परिवर्तनशील मान सकते हैं, अथवा अन्य सभी साधनों को स्थिर रख के एक साधन को परिवर्तनशील मान सकते हैं, अथवा कुछ को स्थिर रखकर कुछ को परिवर्तनशील मान सकते हैं। मुख्य बात यह है कि सभी साधन एक साथ परिवर्तनशील नहीं माने जाते। यह अल्पकाल से संबंधित होता है। अगला है उत्पादन की तकनीक स्थिर। यह नियम उत्पत्ति तकनीक के स्थिर रहने की दशा में ही लागू होता है। यह एक सीमा के बाद अवश्य क्रियाशील होता है, जहाँ स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधनों का दबाव बढ़ जाता है। अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो पैमाना का प्रतिफल का नियम लागू होता है। हासमान प्रतिफल नियम का महत्व। दी हुई तकनीक में हासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है, जिसमें एक साधन स्थिर रख के दूसरे साधन बढ़ाने से एक सीमा के बाद हासमान प्रतिफल मिलने लगता है, जैसा कि भूमि का उदाहरण। निरंतर वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता। हासमान प्रतिफल के आशय यह नहीं कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान व तकनीक का उपयोग करके उत्पादन का स्तर निरंतर ऊंचा किया जा सकता है। अतः इस नियम से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तकनीक में सुधार करके हासमान प्रतिफल की क्रियाशीलता प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। विकसित देशों में अनुभव यही सिखाता है कि मानव को विज्ञान व तकनीक के सहारे हासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति पर विजय पाने का प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। हालांकि नई तकनीक में भी एक सीमा के बाद हासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति अवश्य लागू हो जाती है। अगला है साधनों का अनुकूलतम सहयोग। न्यूनतम लागत सहयोग को निर्धारण करने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार साधनों की सीमांत उत्पत्ति और कीमतों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए दो साधन और ए और बी की सीमांत उत्पत्ति निम्न सारणी के अनुसार है, जैसा कि सारणी में दिया गया है। साधन ए की इकाई की सीमांत भौतिक उत्पत्ति 10, 9, 7, 6, 4, 2 है। बी साधन की 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। कल्पना कीजिए एक फर्म के दो साधन प्रतिदिन 12 रुपये व्यय करना चाहती है, तो साधन ए की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है और साधन बी की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस स्थिति को पड़ता है जहाँ पर सीमित आय को दिए हुए मूल्यों से दो वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उपयुक्त स्थिति में फर्म अपने व्यय का वितरण इस प्रकार करेगी कि एक साधन पर 1 रुपये से व्यय से प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पत्ति प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक दूसरे साधन पर 1 रुपये के सीमांत भौतिक उत्पत्ति के बराबर होगी। यानी MPPA/PA, यानी ए साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति MPPA और PA है ए साधन की कीमत। दोनों का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? MPPB/PB, अर्थात बी साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति अपॉन बी साधन की कीमत। साधनों की सीमांत उत्पत्ति की मात्राओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि A × PA प्लस B × PB = 1। A यानी साधनों की A साधन की मात्रा, PA A साधन की कीमत,
बी साधन की मात्रा, बी साधन की कीमत, दोनों का जो व्यय किया जाता है उसका योग कुल व्यय राशि के बराबर होना चाहिए। यह शर्त 4 इकाई ए और 4 इकाई बी के प्रयोग से पूरी हो जाती है। 4 इकाई ए की सीमांत भौतिक उत्पत्ति 6 है। 4 इकाई बी की सीमांत भौतिक उत्पत्ति की मात्रा 3 है। ए की कीमत 2 रुपये है, बी की कीमत 1 रुपये, यानी 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 12 होता है। इसी प्रकार पहली शर्त 6/3 बराबर 2/1 प्रथम शर्त होती है पूरी। इस प्रकार व्यय करने से दोनों शर्तें पूरी होती हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यूनतम लागत सहयोग पर पहुंचने के लिए एक फर्म महंगे साधनों के स्थान पर सस्ता साधन प्रतिस्थापित करेगी और अंत में प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी कीमत के भाग देने से बराबर आएगी। आगे एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए साधन के और साधन L जिसकी कीमतें 5 रुपये प्रति इकाई है। सीमांत भौतिक MPL 100K-L है और K का साधन की सीमांत उत्पत्ति 100L-K है। तो एक फर्म 1000 रुपये लागत पर अधिकतम उत्पादन कितनी मात्रा प्रयोग करेगी। दो शर्तें हैं, MPL/PL = MPK/PK और दूसरी शर्त क्या है, L गुना PL प्लस K गुना PK = 1। द्वितीय सूचना के अनुसार दोनों को हम बराबर करेंगे। 100K-L/5 = 100L-K/5 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने पर। और दूसरी शर्त क्या है, L गुना 5 प्लस K गुना 5 = 100। प्रथम सूत्र के यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100K प्लस K = 100L+L, यानी K = L। दूसरे सूत्र में सरल करने पर L+K = 200। K बराबर L रखने पर L+L = 200, 2L = 200, यानी L की वैल्यू आ गई 100। इस प्रकार अधिकतम उत्पादन के लिए K 100 इकाई, L 100 इकाई का प्रयोग करेगा। थैंक यू वेरी मच।